नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रक्रमण एवं विषयक मानचित्र। हमारी पिछली वीडियो में हमने जाना आंकड़ों के बारे में कि आंकड़े किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उनको स्टेप बाय स्टेप हम तैयार करते हैं। और आज हम जानेंगे आरेखों के बारे में, क्योंकि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, या तो आरेखों के द्वारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है या फिर मानचित्रों के द्वारा। तो आज हम आरेख के बारे में यानी डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे कि डायग्राम्स कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो अलग अलग आंकड़ों के आधार पर अलग अलग प्रकार के आरेख बनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आरेखों को इन 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, चित्रीय आरेख यानी पिक्चोरल डायग्राम्स। जब किसी कंपोनेंट के पूरे डायग्राम को या उसके पूरे फंक्शन को किसी भी एक चित्र के द्वारा हम दिखाते हैं तो उसे चित्रीय आरेख कहेंगे। नंबर 2, विमीय आरेख यानी डायमेंशनल डायग्राम। किसी भी प्रकार के आंकड़े हैं वो कितने प्रकार के हैं, उसमें ऊंचाई ली गई है, लंबाई ली गई है, या फिर 2 डायमेंशन लिए हैं या फिर 3 डायमेंशन लिए हैं, उसके आधार पर बने हुए आरेखों को विमीय आरेख कहते हैं। विमीय आरेख को फिर 3 भागों में बांटा जाता है। एक विम आरेख यानी 1 डायमेंशन डायग्राम, द्विविम आरेख यानी 2 डायमेंशन डायग्राम्स, नंबर 3 त्रिविम आरेख यानी 3 डायमेंशन डायग्राम्स। एक विम आरेख जिसके आंकड़ों की एक विशेषता के बारे में बताया जाता है, या तो उनकी लंबाई को स्केल के द्वारा या उसकी ऊंचाई को स्केल के द्वारा दिखाया जाता है। इसके अंदर सरल दंड आरेख, तुलनात्मक अथवा बहुदंड आरेख, मिश्रित अथवा परविभाजित दंड आरेख और पिरामिड आरेख आते हैं। इन सभी का वर्णन हम आने वाली वीडियोस के अंदर विस्तार पूर्वक करेंगे, इसलिए आज के लिए आप इतना ही जान लें कि एक विम आरेख को हम 4 भागों में बांटेंगे। द्विविम आरेख जिसके अंदर की 2 डायमेंशन होते हैं, यानी आंकड़ों को 2 आधार पर दिखाया जाता है, उनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें उसके अंदर दिखाई जाती हैं, तो इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। वृत्ताकार आरेख, आयताकार आरेख, वर्गाकार ब्लॉक आरेख और इकाई वर्ग आरेख। नंबर 3 है त्रिविम आरेख, 3 डायमेंशन डायग्राम। इसको 2 भागों में बांटा जाएगा, गोलीय आरेख और घन आरेख, यानी जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें मापी जाती हों, जिन आंकड़ों के द्वारा तीनों चीज़ें दिखाई जाती हों उसे हम त्रिविम आरेख कहेंगे। इसी प्रकार से लाइन ग्राफ है यानी रेखा चित्र, उसको भी हम 6 भागों में बांटेंगे। साधारण रेखा चित्र, संयुक्त रेखा एवं दंड आरेख, बहु रेखा चित्र, मिश्रित रेखा ग्राफ, क्लाइमोग्राफ और हिद्रग्राफ। यहाँ पर साथ साथ इनके चित्र दिखाए गए हैं जिनकी सहायता से आप इनको समझ सकते हैं। नंबर 4 है मानारेख। मानारेख यानी कार्टोग्राम्स। मानारेख में प्रमुख रूप से प्रवाह आरेख यानी फ्लो डायग्राम्स आते हैं। अब जानते हैं आरेखों के लाभ तथा उपयोगिता के बारे में। तो सांख्यिकीय आरेख के लाभ क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। नंबर 1 है नीरस आंकड़ों को सजीव व रोचक बनाना। जो हमारे पास आंकड़े होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं कई बार और बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, जिनको देखते ही हमारा मन नहीं करता कि हम उसके बारे में जानें या उसके बारे में निष्कर्ष निकालें। तो उस सभी के बारे में अगर हम आरेखों के द्वारा उनको सरल तरीके से, रोचक तरीके से उसको हम प्रस्तुत करते हैं तो हमारा मन करता है कि हम उसके बारे में जानें, उसके उद्देश्य को जानें या उसके आधार पर निष्कर्ष निकालें। जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर वर्षा के आंकड़े दे रखे हैं कि किसी भी स्थान पर वर्ष भर कितनी वर्षा हुई, हर महीने में कितनी वर्षा हुई, तो उसको देखकर हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते या हमारा मन नहीं करता है उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालने का। लेकिन अगर उसी को हम इस प्रकार से आंकड़ों के आधार पर आरेख बनाकर प्रस्तुत करेंगे तो वो आंकड़े जो है सजीव हो जाते हैं एकदम से और हमें देखने में रोचक लगते हैं और हमारी रुचि उस विषय में बढ़ती है। तो यह सबसे पहला लाभ है सांख्यिकीय आरेखों का। नंबर 2, जटिल आंकड़ों को सरल व सुबोध बनाना। विभिन्न प्रकार के आरेख आंकड़ों को सरल बनाते हैं, सुबोध यानी समझ में आने लायक बनाते हैं। जैसे कि भारत की जनसंख्या को प्रस्तुत करने वाले 9 अंकों के 1901 से लेकर 2001 तक के आंकड़ों को हम आरेखों के द्वारा प्रदर्शित करें तो एक विहंगम दृष्टि डालते ही भारत की जनसंख्या की वृद्धि का हमें तुरंत पता चल जाता है कि किस प्रकार से भारत की जनसंख्या वृद्धि हुई है, जबकि वो 9 आंकड़ों की संख्याओं को याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जटिल आंकड़ों को आरेखों के द्वारा सरल व सुबोध बनाया जाता है। नंबर 3, तुलनात्मक अध्ययन में सहायता
सहायक। तो अगर हमें किसी भी प्रकार के आंकड़ों से किसी जिले के या राज्य के या किसी देश की या आपस में देशों की तुलना करनी हो तो वह बहुत ही सरल तरीके से हो जाती है, बहुत ही सहायक होते हैं आरेख तुलना करने के लिए। मान लीजिए किसी देश के आर्थिक क्षेत्रों की तुलना करनी हो तो बहुत ही आसान तरीके से हम ये देख रहे हैं यहाँ पे उदाहरण के अंदर, तो बहुत ही आसान तरीके से तुलना की जा सकती है। नंबर 4 है श्रम व समय की बचत। आज की भागदौड़ के जीवन में हमारे पास समय की बहुत ही कमी है और तालिका के द्वारा या सारणी के द्वारा घंटों बैठकर बड़ी बड़ी संख्याओं से निष्कर्ष निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे समय में अगर हम आरेखों की सहायता लें तो आसानी से उन चीज़ों को जल्दी समय की बचत करते हुए और श्रम की बचत करते हुए उनको आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 5 है अधिक समय तक स्मरणीय। जैसे कि सभी को पता है कि देखी हुई चीज़ें पढ़ी हुई चीज़ों और बताई हुई चीज़ों से अधिक समय तक याद रहती हैं, इसलिए जब हम आरेखों का प्रयोग करते हैं तो वो आरेख लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहते हैं और हमें लंबे समय तक वो सारी बातें याद रहती हैं, लंबे समय तक वो स्मरणीय रहते हैं। नंबर 6 आरेखों की रचना सरल, यानी आरेखों की रचना करने के लिए हमें कोई विशेष ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती। थोड़े से परिश्रम के द्वारा या थोड़ी सी प्रैक्टिस के द्वारा ही हम आसानी से आरेखों की रचना करना सीख जाते हैं। ये थे आरेखों के लाभ और इसकी उपयोगिताएं। जैसे कि हर एक चीज़ की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ लाभ होते हैं, कुछ हानियाँ होती हैं और उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, ऐसे ही सांख्यिकी आरेखों की भी कुछ सीमाएँ होती हैं। उन सीमाओं के अंदर रहकर ही हमें आरेखों की रचना करनी होती है। तो क्या क्या सीमाएं हैं सांख्यिकी आरेखों की? नंबर 1, केवल समान गुणों वाले आंकड़ों का प्रदर्शन संभव है, यानी एक समान गुण वाले आंकड़ों का हम एक आरेख के द्वारा प्रदर्शन करते हैं। दूसरे प्रकार के गुणों के आंकड़ों को प्रदर्शित करना है तो हमें उसके लिए दूसरे आरेख की रचना करनी होगी। ऐसा नहीं है कि एक आरेख के द्वारा हम जनसंख्या का वर्णन करें, उसी के अंदर हम वहाँ की वर्षा का या वहाँ की वनस्पति का भी वर्णन कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यानी केवल एक समान गुण वाले आंकड़ों का ही प्रदर्शन संभव है। एक आरेख के द्वारा या तो हम जनसंख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं या वहाँ की जलवायु को या कृषि के उत्पादन को, यानी एक तत्व का प्रदर्शन संभव होता है इसमें। नंबर 2, तुलना के लिए अनेक आरेखों की आवश्यकता। तो जिस प्रकार के आंकड़े हैं या जितने प्रकार के हमें आंकड़ों को प्रस्तुत करना है उन सभी के लिए हमें अनेक आरेखों की आवश्यकता होगी। सभी प्रकार के आंकड़ों को एक प्रकार के आरेख के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते। नंबर 3, संख्याओं का विशुद्ध प्रदर्शन संभव नहीं, कि जब हम आंकड़ों के आधार पर आरेख बनाते हैं तो लंबी संख्याओं को या बड़ी संख्याओं को हम क्या करते हैं, पूर्णांक में बदलते हैं और पूर्णांक में बदलने के कारण ही उसका शुद्ध प्रदर्शन नहीं हो सकता है आंकड़ों के आधार पर। यह भी एक लिमिटेशन है या एक सीमा है सांख्यिकी आरेख की। नंबर 4, आंकड़ों के विशाल अंतर का प्रदर्शन संभव नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि राजस्थान जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और दूसरी तरफ लक्षद्वीप जिसका कि 32 वर्ग किलोमीटर है, अगर दोनों के क्षेत्रफल को एक ही आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना हो तो यह संभव नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है आंकड़ों के अंदर, तो उसका आरेख बनाना संभव नहीं है। नंबर 5, आरेख आंकड़ों का प्रतिस्थापन नहीं है। अगर हम कहें कि हमें आरेखों की आवश्यकता है तो आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आंकड़ों के अपने महत्व है और आरेखों का अपना महत्व है। आंकड़ों से आरेखों के अतिरिक्त भी हमें बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं, इसलिए आरेख अपनी जगह पर है और आंकड़े अपनी जगह पर। नंबर 6, भ्रम उत्पन्न होने की संभावना। आरेखों को समझने के लिए उसका सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। अगर सामान्य ज्ञान भी नहीं है तो यह आपको भ्रम में डाल सकते हैं, यानी आप उसका गलत निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो आरेखों की आपको थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है, तभी आप आरेखों से कोई निष्कर्ष निकाल सकते हो। इसी प्रकार से आरेख बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि नंबर 1, उपयुक्त आरेख का चुनाव। जैसा कि हमने बताया था ऊपर भी कि बहुत सारे आंकड़ों के आधार पर अनेक प्रकार के अलग अलग आरेख बनते हैं, तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे आंकड़े किस प्रकार के हैं, उनके बीच में कितना परिसर यानी कितनी रेंज है उसके बीच में, उसी आधार पर हमें उपयुक्त आरेख का चुनाव करना होगा, तभी हमारे आंकड़ों का सही प्रस्तुतिकरण हो पाएगा। नंबर 2, आकार और मापनी का चयन। जैसे भी आंकड़े हमारे पास हैं उसके आधार पर हमें देखना होगा कि उसकी स्केल क्या होगी, उसकी मापनी क्या होगी। हमारे पास कागज़ का आकार या बोर्ड का आकार क्या है जिसके ऊपर हमें आरेख बनाना है, उसी आधार पर हम आरेख बनाएंगे। जैसे मान लीजिए
ये कोई बोर्ड है, अगर हम इसके यहाँ पर कोने में आरेख बना देंगे तो वह भी सुंदर नहीं लगेगा। इतना बड़ा हम आरेख बना देंगे वह भी बोर्ड से बाहर चला जाएगा, या हमारा जो भी कैनवस है उसके बाहर चला जाएगा, तब भी वह आरेख अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जिस भी बोर्ड के ऊपर या जिस भी कागज़ के ऊपर हमें अपना आरेख बनाना है उसके आधार पर ही हमें उसकी मापनी लेनी होगी। नंबर 3, आरेख की सरलता। आरेख का सबसे बड़ा गुण है उसकी सरलता, ताकि वो सरलता से या सुगमता से पढ़ने वाले को समझ में आ जाए, आसानी से उससे निष्कर्ष निकाला जा सके। इसलिए आरेख को बिल्कुल सरल तरीके से बनाना चाहिए। नंबर 4 है आरेख का शीर्षक। तो आरेख किस स्थान का है, किस समय का है, किस उद्देश्य से बनाया गया है, यानी उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, वह उसके शीर्षक से भली भांति प्रतीत हो जाना चाहिए, भली बातें उससे समझ में आ जाना चाहिए। नंबर 5, अतिरिक्त सूचना। मान लीजिए हमारे पास कोई अतिरिक्त सूचना है तो उसको हम उप शीर्षक के द्वारा दिखा सकते हैं, या अलग अलग अगर हमने इसके अंदर आभाओं का प्रयोग किया है या अलग इसके अंदर चिन्हों का प्रयोग किया है तो उसको हम नीचे एक संकेत या इंडेक्स के द्वारा दिखा सकते हैं। नंबर 6 है शुद्धता। आरेखों की रचना करते समय आंकड़ों की शुद्धता का पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। आंकड़े कितने ही आकर्षक क्यों ना हो, देखने में कितने ही सुंदर क्यों ना हो, अगर वो शुद्ध नहीं बने हुए हैं तो उनका कोई फायदा नहीं होता, यानी आंकड़ों की शुद्धता ही आंकड़ों का मूल मंत्र है। नंबर 7 है स्वच्छ, साफ एवं आकर्षक। साफ स्वच्छ वस्तु ही हमें आकर्षक लगती है, देखने में अच्छी लगती है, तो इसी प्रकार से जो हम आरेख बनाए वह भी स्वच्छ, साफ और आकर्षक होना चाहिए, तभी देखने वाला उसको देख पाएगा या देखने में रुचि रखेगा। तो ये थी जानकारी आरेखों के बारे में, यानी डायग्राम्स के बारे में। हमारी आने वाली वीडियो में हम बताएंगे मानचित्रों के बारे में कि मानचित्र क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनसे क्या लाभ और क्या हानियां होती हैं। तो वो सब देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल ज्योग्राफी द कॉस्मोस में।